नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं NCERT के क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम मुख्य रूप से मानव जाति के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में ही पढ़ेंगे या फिर विश्व के संदर्भ में मान सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे कि मानव जाति किस प्रकार से एक शिकारी से लेकर उसका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा और वह किस प्रकार से एक भोजन उत्पादन तक पहुंच सका, यानी कि एक भोजन उत्पादन करने वाला व्यक्ति कैसे बन पाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कुछ मुख्य रूप से हिस्टोरियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि इतिहास को कैसे पता किया जाता है, या फिर कुछ हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को भी देखे थे जो कि पूरा पाषाण काल के समय के थे। तो उन्हें भी हमने इंगित किया था अपने इस मैप के माध्यम से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका जो पहला हेडिंग है वो ये है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक तरह से पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल यानी कि जो सबसे प्राचीन समय में मानव का जो समय रहा है, प्रारंभिक मानव का जो समय रहा है, उसे हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आरंभिक मानव जो उस समय के मनुष्य थे वह इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसका हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरंभिक मनुष्य थे वह मुख्य रूप से आखेटक खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि वह मुख्य रूप से शिकार किया करते थे। जंगलों में घूम घूम के विभिन्न प्रकार के जानवरों का, जिनका वह अपने भोजन के लिए प्रयोग करते थे, उनका वह शिकार किया करते थे। और साथ में ही जंगलों में जो तमाम संपदा उन्हें मिलती थी, यानी कि जैसे पेड़ पौधों पे उगने वाले जो फूल थे या फिर फल थे या फिर जो कंद मूल थे, तो इन विभिन्न प्रकार को वह संग्रहित करते थे अपने भोजन के लिए। यानी कि देखा जाए तो उनका जो जीवन का अस्तित्व था, अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए वह मुख्य रूप से जंगली संपदा पर ही निर्भर करते थे। वह मुख्य रूप से शिकार करते थे और मुख्य रूप से चीज़ों को एकत्रित करते थे, यानी कि वनस्पतियों के खाने वाले हिस्से को वह एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो बात ये थी कि जब प्रारंभिक अवस्था थी, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति रहते थे, यानी कि जो लोग रहते थे, जो मानव जाति थी, वह एक स्थान पे कभी निवास नहीं करती थी। वो हमेशा इधर से उधर भटकती रहती थी। जंगलों से इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ी क्षेत्र से उस पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा जाती रहती थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, इस कारण को हम पता लगाने का आज प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला जो इसका कारण है, यानी कि उनके भटकाव का जो सबसे पहला कारण है, वह ये माना जाता है कि अब चूँकि वह एक स्थान पर रुक कर जो शिकार करते थे, अब पूरी तरह से प्राकृतिक संपदा पर ही वह निर्भर थे। तो होता ये था कि जब वो एक स्थान पर रहते थे और वहाँ के वस्तुओं का, वहाँ के जानवरों का वह उपभोग करते थे, तो थोड़ी समय बाद ही वहाँ की जो वस्तुएं होती थी वह समाप्त हो जाती थी, जानवर भी धीरे धीरे कम हो जाते थे। तो फिर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर शिकार के लिए या फिर अन्य प्रकार के जंगली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जाने की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा कारण कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे मानव जाति की सामग्रियाँ ख़त्म हो जाती थी। दूसरी बात ये मानी जाती है कि वह मुख्य रूप से शिकारी थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करके उसे मारकर अपने भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते थे वो। अब जो शिकारी होते थे वह मुख्य रूप से ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जो घास के ऊपर निर्भर रहते थे, जो घास और पत्तियाँ खाते थे। तो होता ये था कि जब उनकी पत्तियाँ या फिर उनकी जब घास ख़त्म हो जाते थे किसी एक विशेष स्थान पे, तो जानवरों में स्वाभाविक देखने को मिलता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। अब चूँकि जानवरों के ऊपर निर्भर थे मनुष्य, यानी कि उनका शिकार करके उनके भोजन के रूप में वह जानवरों को देखते थे, तो जहाँ जहाँ जानवर जाते थे उन्हीं के पीछे पीछे मानव जाति भी
पीछे उनकी जाती थी और वहाँ पे उनका शिकार करके अपने भोजन के रूप में उन्हें ग्रहण करती थी। तीसरी बात ये बताई जाती है इसके संदर्भ में कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फल लगते हैं जिन पेड़ पौधों पे, जिसपे फूल लगते हैं, जिसपे फल लगते हैं, वो सभी के सभी मानसूनी होते हैं। मतलब वह सीजनल होते हैं। वह एक समय में के डालों पे फल लटकता हुआ मिलेगा, लेकिन सीजन समाप्त होने के बाद फल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और अमूमन ऐसा देखने को आता है कि जो प्राचीन काल के जो जंगल थे, उसमें आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में केवल एक ही प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यदि किसी क्षेत्र में आम है तो केवल आम ही देखने को मिलेगा, कि किसी क्षेत्र में सेब है तो उसी सेब ही देखने को मिलेगा। असल में वो मौसम के ऊपर भी निर्भर करता था। तो होता ये था कि जब उनका सीजन समाप्त हो जाता था, पेड़ पौधों का उनके फरने का सीजन समाप्त हो जाता था, तो मनुष्य भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जाते थे। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि मनुष्यों को जल की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था कि मानव जाति का जहाँ कहीं भी आप निवास स्थान देखेंगे, और ख़ासकर मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल के समय, तो आप ऐसे जगह पे उनका निवास स्थान मुख्य रूप से देखेंगे जहाँ पे 12 मास जल उपलब्ध हो सके। तो प्राचीन समय में जब वह एक स्थान पे यदि रहते भी थे तो सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें जल की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार का जो पोखरा होता है या फिर तालाब होता है या फिर नदी होती है वो हर महीने भरी ही रहे। क्योंकि इसके पहले जब 12,000 साल पहले मौसम यहाँ का ऐसा नहीं था, बारिश थोड़ा कम होती थी और मौसम थोड़ा सा ठंडा था। तो इसलिए जब एक स्थान का जब जल समाप्त हो जाता था तो फिर उन्हें छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। और यही कारण था कि पशु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। उन्हें घास खाने की आवश्यकता, अपने शिकार पकड़ने की आवश्यकता तो होती ही थी, लेकिन यदि किसी स्थान पर जब पानी ख़त्म हो जाता था तो जो पशु होते थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। और यही कारण था कि जो आरंभिक मनुष्य था वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह भटकता रहता था। अब हम अगले हेडिंग की बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। आखिर हमें कैसे पता चल पाता है कि उतने समय क्या हुआ था। अभी मान लीजिए कि 50 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, हमें इसके बारे में पता है। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी इकट्ठा कर सकते हैं इसके लिए। रेडियो या फिर जो मीडिया होती है, न्यूज़ मीडिया होती है, उससे संबंधित हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं कि 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन ये पूरा पाषाण काल के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो ये तो लाखों साल पहले की बात हो गई। तो प्रश्न उठता है कि अब आखिर हम आरंभिक मानव के बारे में जान कैसे पाते हैं कि उनका जीवन स्तर कैसा था या फिर किस प्रकार का वह जीवन यापन करते थे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये था कि जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि इतिहास जानने के लिए, अपना इतिहास जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए जो प्राचीन जो स्रोत मौजूद हैं जिससे हम इतिहास जान सकते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है जो पांडुलिपि थी, जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो महाकाव्य होते थे, कहानियाँ या फिर जो कविताएं होती थीं, उनके माध्यम से भी उस समय की जो कहानियाँ और महाकाव्य और कविताएं होती थीं उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। और साथ में ही हम शिलालेखों के माध्यम से भी जान सकते थे कि उस समय क्या हुआ था, या फिर उस समय का इतिहास कुछ हद तक हम जान सकते थे। और एक और मैंने बताया था वह था पुरातत्व अवशेष, यानी कि पुरातत्व अवशेष के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो हम जब लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, हम पूरा पाषाण काल के समय के मानवों की बात कर रहे हैं, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, तो उस समय मुख्य रूप से जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिलता है वही मिल पाता है, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं मिल पाता है। क्योंकि उस समय के लोग ना तो लिखना पढ़ना जानते थे, न शिलालेख लिख सकते थे, न किसी प्रकार का वो ऐसा कोई कार्यक्रम करते थे जिससे कि हमें पता चल पाए। तो मुख्य रूप से जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है आरंभिक मनुष्यों के बारे में, वह जो पुरातात्विक अवशेष होते हैं उन्हीं के आधार पे होती है। और पुरातात्विक अवशेष भी बहुत सारे नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जंगली था और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, तो अपने साथ क्या क्या लेके ढोएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वह बिल्कुल जानवरों जैसा रहता था। तो केवल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत हमें प्राप्त होता है
जिसे हम उनके औजार के रूप में या फिर उनके हथियार के रूप में देखते हैं कि ये जो शिकार करने के लिए या फिर फलों को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, छालों को निकालने के लिए और जानवरों के खाल को निकालने के लिए, विभिन्न उपयोगों के लिए ये मानव जाति जो थी वह पत्थरों का प्रयोग करती थी, यानी कि पत्थरों को एज ए हथियार के रूप में कन्वर्ट करके उसका प्रयोग करती थी। और जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने भी जब खोज की तो उन्हें विभिन्न स्थानों पर ऐसे पुरातात्विक स्रोत मिले, यानी कि ऐसे हथियार मिले पत्थरों के, जिसके आधार पर हम आरंभिक मानवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अगला हमारा हेडिंग इसी के ऊपर है कि भारत में आखेटक खाद्य संग्रह पुरा स्थल कहाँ कहाँ मिल पाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि नर्मदा नदी के पास में जो सबसे पुराना हमारा लाखों साल पहले का जो हमारा एक पुरा स्थल है वह प्राप्त हुआ है। यह भीमबेटका के पास स्थित है। और साथ में जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हुसगी, कृष्णा नदी के नीचे एक हुसगी स्थान है वहाँ पे, और उसी के नीचे कुरनूल गुफाएं हैं। यहाँ पे भी हमें पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये पत्थरों के आधार पे ही हम पता लगा सकते थे। असल में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब घूमते रहते थे तो जानवरों का शिकार करने के लिए और विभिन्न कामों के लिए वह मुख्य रूप से हथियार बनाते थे पत्थरों का। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो पत्थरों को वहीं छोड़ जाते थे, अपने हथियारों को वहीं छोड़ जाते थे, बहुत कम अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि बहुत मात्रा में सामान वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। क्योंकि खाना बदोश वाली जीवन जीते थे, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फिर जिस स्थान पे जाते थे उस स्थान पे जाके जब कुछ दिन तक वहाँ रहते थे तो वहाँ के हिसाब से वो अपना हथियार बना लेते थे। और ये जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्रश्न भी आता है कि मानव जाति ने आग की खोज कब की थी। तो आप लोग को पता है कि पूरा पाषाण काल में ही मानव जाति ने आग की खोज कर ली थी, उसका उपयोग करना वह जान गया था। और इसका जो सबूत है वो हमें कुरनूल गुफा के पास मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में जब पुरातात्विक विभाग ने खोज की तो उन्हें एक ये जो कुरनूल गुफा है यह भी प्राप्त हुआ था, जो कि पूरा पाषाण काल का था। तो इन गुफाओं के आसपास इन मनुष्यों को, यानी कि आज के लोगों को राख मिले हैं, यानी कि आग के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो आग का प्रयोग करना सीख गए थे। अब आग का प्रयोग वो विभिन्न चीज़ों के लिए कर सकते थे, जैसे कि अपने भोजन को पकाने के लिए, जैसे कच्चे मांस को पकाने के लिए वो इसका प्रयोग कर सकते थे। और साथ में ही मौसम जब बदलता था और मौसम जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था तो उससे बचने के लिए भी ये आग का प्रयोग करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि उस समय भी खतरनाक जानवर होते थे जो हर किसी का शिकार कर लेते थे। यह तो मुख्य रूप से थोड़े मोड़े मतलब जो सीधे साधे जानवर होते थे, जो घास चरने वाले जानवर होते थे, उनका शिकार करते थे। लेकिन ऐसे भी जानवर खतरनाक होते थे जो इनका भी शिकार कर सकते थे। तो आग से वो अपने खुद की रक्षा करते थे। तो इन सभी कामों के लिए आग का प्रयोग उस समय किया जाता था। कुरनूल गुफा के पास सबसे पहले आग का हमें स्रोत प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पाषाण काल का विभाजन, और सबसे पहले हम कुछ और चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम पुरा स्थल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये पुरा स्थल क्या होता है। तो पुरा स्थल वह विशेष स्थान को हम कहते हैं, उस विशेष स्थान को हम पुरा स्थल कहते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल हो गया, फिर नव पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल, या फिर कोई भी ऐतिहासिक चीज़ें हमें ऐसे स्थानों पे, किसी स्थान विशेष पे जब मिलती हैं, उसके स्रोत जब हमें प्राप्त होते हैं तो उसी स्थान को हम पुरा स्थल के रूप में मान लेते हैं कि वह एक पुरा स्थल है, क्योंकि वहाँ पे प्राचीन मानवों के हमें अवशेष या फिर उनके द्वारा यूज किए गए पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उसे हम पुरा स्थल कहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके पास कोई बगीचा है, जहाँ पे आम का आपका बगीचा है, जहाँ से आप जाते हैं, आम खाते हैं हर साल, हर गर्मियों में जाके वहाँ पे आप मज़े करते हैं। और कभी आप चले गए और अपने बगीचे को खोदना शुरू कर दिए किसी पर्पज़ की वजह से, और जब आपने कुछ गहराई तक खोदा तो आपको वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, कुछ अजीब चीज़ें, जिसे शायद आप पहचान पा रहे थे या फिर नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो मानवों द्वारा उपयोग में लाई गई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे छूटी हुई हैं।
अब मान लीजिए अब इसका खबर मीडिया को पता चल जाता है और मीडिया इस खबर को फैला देती है कि वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, तो शक के आधार पे जो पुरातत्व विभाग है भारत का, वो वहाँ पे आकर उसकी जांच करेगा और पता लगाने का प्रयास करेगा कि जो चीज़ें मिल रही हैं वह कब की हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही प्रीसियस है, इतिहास को जानने के लिए मदद यह कर सकती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो जो क्षेत्र होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। आपका जो अभी तक आपका एक सामान्य बगीचा था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो पूरा स्थल में कन्वर्ट हो गया है। वो उस पर कब्जा कर लेंगे पूरी तरह से, मतलब उसे आपसे ले लेंगे और उस पर शोध किया जाएगा, उसको पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि यह किस कालखंड का है, किस प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, और यदि कुछ विशेष जानकारी इनको मिलती है तो एक नए प्रकार के इतिहास की जानकारी हमें उसे प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के स्थानों को ही हम पुरा स्थल कहते हैं। चलिए बात करते हैं पाषाण काल का विभाजन, और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। और जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन मानव जाति के बारे में यदि आपको जानना है तो मुख्य स्रोत के रूप में हमें केवल पत्थर ही एक ऐसा चीज़ है, उनके हथियार हमें मिले हैं जो पत्थरों के रूप में ही मिले हैं। यानी कि इनके इतिहास की जानकारी हमें केवल पत्थरों या फिर कुछ इधर उधर की चीज़ों से ही मिल पाती हैं। अमूमन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वह पत्थरों का ही रहा है, क्योंकि पत्थर ख़त्म नहीं होते हैं, वह सड़ते गलते नहीं हैं, उनका अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए लाखों साल पहले के जो हथियार हैं, जो औजार उनके हैं, वह हमें प्राप्त होते हैं। और इसीलिए इस जो आरंभिक मानव थे, आरंभिक मानवों को जब कालों में बांटा गया तो इसमें हम पाषाण शब्द देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब यहाँ पे पूरा मतलब पुराना होता है, जो सबसे पुराना पाषाण काल था। इसका जो समय काल माना जाता है वह 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक माना जाता है। यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो काल था उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब ये बहुत लंबा समय है और इस लंबे समय को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। समय के अनुसार जब परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से इसे 3 भागों में विभाजित किया है। तो पूरा पाषाण काल है और एक मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है वह 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। यानी कि 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय माना जाता है वह मध्य पाषाण काल का माना जाता है। इसे हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं या फिर लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो हथियार मिलते हैं, यानी कि जो हथियार मिले हैं पत्थरों के, वो मुख्य रूप से जब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो हथियारों के जो बनावट आप देखेंगे तो थोड़े से भद्दे लगते हैं, मतलब वो थोड़े से बहुत बड़े हैं और जो उनकी जो नुकीलापन होता है उसमें बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। वह बड़े भी होते हैं और बहुत थोड़ा सा मतलब उसके जो नुकीलेपन में भी कमी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल की ओर प्रवेश करते हैं तो जो हथियार होते हैं, यानी कि जो पत्थरों के हथियार थे, उनके शेप में बदलाव आता है। यानी कि पहले जो बड़े बड़े पत्थरों का वह प्रयोग करते थे अपने हथियार के रूप में, इसमें मध्य पाषाण काल में हमें जो हथियार है वह छोटे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि पत्थरों के शेप में भी चेंजेस आता है और हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। पहले जहां हमें मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के हथियार मिलते हैं, वहीं मध्य पाषाण काल में हमें और तरह के भी हथियार मिलते हैं। जैसे कि पता चलता है कि जो मानव जाति था वह विभिन्न प्रकार का और कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो पत्थरों के साइज में जो कमी आई थी, पत्थरों के जो हथियार बनाए जाते थे उनके जो साइज में कमी आई थी, इसी कारण इसे माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद का जो समय आता है वह नव पाषाण काल में आता है। और नव पाषाण काल में हम मुख्य रूप से मान सकते हैं कि मानव जाति का सभ्यता का प्रारंभ होता है। यानी कि अब ये धीरे धीरे स्थायी होना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि एक स्थान पर बसना शुरू कर देते हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है कि नव पाषाण काल में ही यह मनुष्य जाति जो है वह जानवरों को पालना और मुख्य रूप से जो खेती बाड़ी करना है वह सीख जाते हैं। यानी कि अभी तक जो निर्भर रहते थे जानवरों पे शिकार करने के लिए और कंदमूल और फलों पर इकट्ठा किया करते थे घूम घूम के, अब धीरे धीरे मुख्य रूप से उनके अंदर स्थिरता आ जाती है नव पाषाण काल में। अब वह खेती करना यानी कि किसान बनना शुरू कर दिए हैं नव पाषाण काल में।
तो हम अब बात करते हैं बदलती जलवायु के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पूरा पाषाण काल था, आप लोगों को पता है कि 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक इसके समय काल को माना जाता है। और फिर 12,000 साल पहले यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, यानी कि मौसम परिवर्तन हुआ, एक विशेष प्रकार का मौसम परिवर्तन। पहले पृथ्वी का तापमान कम था, लेकिन 12,000 साल पहले कुछ मौसमी बदलाव आए, इसके तापमान में बढ़ोतरी हुई, पृथ्वी के तापमान पे बढ़ोतरी हुई। अब जहाँ मुख्य रूप से पहले के काल में बहुत स्थानों पे जो बर्फ़ जमी रहती थी और मौसम बहुत ठंडा था, तो बर्फ़ जो थे वो पिघलना शुरू हो गए और भाप बनकर उड़ना शुरू हो गए, यानी कि उनका वाष्पीकरण प्रारंभ हो गया। अब इस वजह से हुआ ये कि बारिश अच्छी होने लगी, यानी कि जब गर्मी बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से गर्मी बढ़ने के कारण पृथ्वी पे बारिश की संख्या भी अधिक हो गई, यानी कि बारिश भी खूब होने लगे। अब जब बारिश होने लगे तो हुआ ये कि जो फील्ड थे, खाली फील्ड जो सूखे पड़े हुए थे, वहाँ पे नए किस्म के पौधे उगना शुरू हो गए, बहुत प्रकार के घास उगना शुरू हो गए, बहुत सारी उसमें परिवर्तन आए। और जब बहुत सारे परिवर्तन आए और चारों तरफ हरा भरा और बहुत सारे घास के मैदान हो गए, तो जो पशु थे उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सामान्य रूप से जब क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है और अच्छा खाने को मिलता है, यानी कि अच्छा भोजन मिल रहा है, भरपूर भोजन, भरपूर पानी यदि मिल रहा है, तो पशुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, और प्रजनन क्षमता उनकी बढ़ जाती है और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह एक बदलाव का समय था, जो सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है कि ये जो जलवायु था वो सबसे बड़ा बदलाव बना 12,000 साल पहले। अब हम मध्य पाषाण काल में जब देखते हैं कि 12,000 से लेकर 10,000 साल तक ये जो था, ये मुख्य रूप से मानव जाति के सीखने का समय था, यानी कि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय था, जो कि मनुष्य ने इसमें बहुत कुछ सीखा। जबकि मौसम बदल गया, जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब मौसम बदला तो बहुत सारे परिवर्तन आए, तो मानव जाति ने अवलोकन करना देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं। अब चूँकि इनके पास भी भरपूर, क्योंकि जो जानवर थे उनकी संख्या भी बढ़ गई थी और भरपूर पानी इन्हें मिलना प्रारंभ हो गया था, तो इनका भी जो घुमक्कड़ई था, जो इधर उधर घूमते थे, अब उसमें भी कमी आ गई। अब एक स्थान पे वह ज़्यादा दिनों तक रहना शुरू कर दिए, और एक जगह से दूसरे जगह पे कम यदि जाएंगे तो आप जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ के बारीकियों को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो यह बदलाव को देखते रहें कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है किस मौसम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुत सारे घास उगे तो उन बहुत सारे घासों में अनाज भी उगना शुरू हो गया, जो कि एक तरह से घास ही पहले माना जाता होगा कि हाँ वो भी एक प्रकार का घास ही है। तो उसमें भी जौ हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन सब तरह की जो पौधे थे उनका भी विकास होना प्रारंभ हुआ और मनुष्यों ने उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वह खेती करना नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से वह खेती करना नहीं जानता था, लेकिन अब वह अनाजों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, उसका भी प्रयोग वह शुरू कर दिया था। अब बारी आती है खेती और पशुपालन की शुरुआत की। जब मध्य पाषाण काल समाप्त होता है तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्थान है मेहरगढ़, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे 8,000 साल पहले हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्थान हमें प्राप्त हुआ है जहाँ पे हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं और पशु पालकों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मध्य पाषाण काल के समय ने मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा, यह जाना कि किस प्रकार से जो घास उग रही है या फिर जो अनाज उग रहा है वो किस महीने में उगते हैं, किस महीने पे वो बड़े होते हैं, कब उन्हें काटना चाहिए। और साथ में जो जानवर जो थे जो अपने बच्चों को जन्म दे रहे थे उसमें भी इन्होंने सीखा कि किस महीने में वो गर्भवती हो रही हैं या फिर कौन सा प्रक्रिया वो अपना रही हैं गर्भवती होने के लिए, या फिर बच्चे कब जन्म दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें मनुष्यों ने सीखा धीरे धीरे। और नव पाषाण काल आते आते अब मनुष्य जो था वह स्थायी होना शुरू हो गया, क्योंकि जब उसने यह सभी चीज़ें सीख ली कि हम खेती मतलब किस प्रकार से फसल उगते हैं और किस मौसम में उगते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब भाई हम इधर उधर भटकने से बेहतर हैं कि जब हम सीख चुके हैं चीज़ों को तो क्यों ना हम अपने घर के आसपास ही इन सब चीज़ों को उगाएं। तो हुआ यह कि जहाँ पे भी वो निवास करते थे थोड़े समय के लिए, उसके आसपास वो उन्होंने बीजों को छिड़का, यानी कि जो फसल के जो बीज थे उन्होंने उगाया उसको।
और साथ में जब उन्होंने देखा कि जो पशु थे जो बच्चे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, तो उन्होंने यह माना कि यदि हम पशुओं को पाल लें तो हमें घूम घूम के शिकार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यानी कि हम अपने घर पे ही सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अभी इसी काल में उसने जानवरों को भी पालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उसने कुत्तों को पाला, क्योंकि कुत्ता बहुत उपयोगी था उनके लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बहुत बड़े नहीं होते थे, छोटे होते थे, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता था मानव जाति के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते उस समय बहुत ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं, और वह शिकारी भी होते हैं, यानी कि कुत्ते बहुत अधिक, उनका जो कान और नाक होता है वो बहुत तेज होता है, तो वह इनके लिए शिकार भी करते थे। और प्रारंभिक अवस्था में आपको पता है कि ये शिकार ही करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को ही पाला। कुत्ते में एक और ख़ासियत थी कि उसका जो भोजन था वो मानव जाति से काफ़ी मिलता जुलता था। यदि जब वो शिकार करके लाते थे कुत्तों के साथ में, तो कुत्ते को भी अपना हिस्सा मिलता था उसमें। तो उसे भी लगा कि भाई हम इनके पास में सुरक्षित भी हैं, जो खतरनाक जानवर हैं, और हमें भोजन भी मिल रहा है, तो कुत्तों को भी लगा भाई हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। तो भी वफादार बन के हमारे साथ ही रहना शुरू कर दिए। अब चूँकि अब एक नई जीवन शैली का इससे प्रारंभ हुआ। अब मनुष्य ने जब खेती करना प्रारंभ कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं कि उसमें समय लगता है। वह धीरे धीरे उगता है, लगभग 4 से 5 या फिर 6 महीने का समय लग जाता है जो फसल चक्र होता है इसे पूरा होने में। तो अब मनुष्य जा भी तो नहीं सकता था। अब इसके पास बहुत सारे पशु भी थे। अब ये जो गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, इन्हें भी पालना शुरू कर दिए थे ये, क्योंकि ये देख रहे थे, मतलब ये जानते थे कि इन्हें क्या पसंद है। अब ये घास लाकर खुद ही अपने इलाके में वो लगा देते थे या फिर रख देते थे, और खुद जानवर आके वहाँ पे खाना शुरू कर देते थे। और दूसरी बात ये कि जानवरों को भी सुरक्षा मिली मानव जाति के वजह से, क्योंकि मानव जाति के पास हथियार भी थे, वो शिकारी भी था, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास आग भी था। तो अब जो विभिन्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जाति में जो भी मुख्य रूप से हमने पालतू जानवर बनाया, वो मुख्य रूप से देखिए शाकाहारी होते हैं, सबके सब घास खाते हैं, यानी कि वो शिकारी नहीं होते हैं। तो अब उन्हें भी कहीं ना कहीं सहूलियत मिली। जो जानवर थे जिन्हें शेर या बाघ जैसे जानवर, खतरनाक जानवर खा जाते थे, उनसे भी अब इन्हें सुरक्षा मिला मानव जाति के बीच में। तो ये भी मानव जाति के बीच में रहना शुरू कर दिए, और मानव जाति ने भी जान लिया था कि पशुओं को कब मारना है, कब नहीं मारना है। अब चूँकि वह संख्या बढ़ाना चाहते थे, अब कहीं भी वो लेके जा सकते थे अपने पशुओं को, एक तरह से अब कहा जा सकता है कि अब वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें सीखी, और खेती का जब प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में जब खेती का प्रारंभ हुआ, तो अब यह स्थायी हो गए। अब जो घुमक्कड़ी करते थे, ये इधर उधर घूमा करते थे कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, अब इसमें कमी आ गई। अब वो एक स्थान पे रहना प्रारंभ कर दिए और अपने खेतों की रक्षा करने लगे, जानवरों की रक्षा करने लगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो था वह भोजन था। अब जब भोजन वह खुद उगाना जान गए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी स्थिरता आ गई। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ इसी प्रकार के एक नवपाषाण काल के समय का हम मान सकते हैं कि एक स्थान है मेहरगढ़। लगभग 8000 साल पहले यहाँ पे, जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में एक स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ पे हमारे जो पुरातत्वविद थे उन्हें कुछ साक्ष्य मिले, जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि यह वह स्थान है जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ के स्रोत मिले हैं। यानी कि जिससे कि पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, वो खेती करना जानते थे और वह जौ और गेहूं उगा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी उन्हें प्राप्त हुई, जिसके आधार पे उन्होंने ये भी बताया कि मेहरगढ़ के क्षेत्र में लोग जो थे वह पशुपालक भी थे, यानी कि वह कृषक भी हो गए थे और पशुपालन भी करना सीख गए थे। मेहरगढ़ जो है ये सबसे पुराना ऐसा ज्ञात शहर है जिसे हम नवपाषाण काल का मान सकते हैं, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि अब लोग जो है अब वह स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर दूसरा, जो कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक था। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।